So friends, we have now completed the law of demand, right? उससे हम वापस हमारे जो शॉर्ट में समरी जो मैंने चार्ट बनाए, नोट्स बनाए, उसकी तरफ आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, जहाँ पे हमने पीछे देखा था इंट्रोडक्शन, द लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड इज propounded by Dr. Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics. Yes or no? Right? In his book Principles of Economics. 2 मिनट। लॉ किसने दिया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। स्टेटमेंट ऑफ लॉ में ये बताया, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट एट द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? एक इंक्रीज है, दूसरा डिक्रीज है, दूसरा डिक्रीज है, तो तीसरा फिर वापस उसका इफेक्ट क्या है? इंक्रीज है, राइट? दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। इस इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से जो है डिमांड कर्व कैसी होती है? डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट? जैसे ये डिमांड शेड्यूल हमने देखा था, जिसमें प्राइस यहाँ पे घट रहा है तो उसके से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। इसे जब हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हैव यू अंडरस्टूड द लॉ? आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन की ओर। सो एज पर लॉ ऑफ डिमांड, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसा करेंगे? dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, राइट? सो यहाँ पे d इज इक्वल टू डिमांड फॉर द कमोडिटी, राइट? x is the commodity in consideration. Next, f stands for function and p stands for price. अभी एक बात समझने की कोशिश करो कि ऐसे सिनेरियो में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। x is function of y, ऐसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y जो होता है इसमें, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? y is nothing but your price which is independent and d is demand which is a dependent. Demand is dependent on price. अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगा, अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा, राइट? सो डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, प्राइस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिमांड। समझ में आ रही है बात? प्राइस डिमांड पे डिपेंड नहीं करता, डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? अब आ जाओ हमारे जो छुटी हुई कड़ी है वहाँ पर, दैट इज रीजंस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको सेकंड चैप्टर में मैंने सिखाया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहता है विद द कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द एडिशनल यूटिलिटी वन डिराइव्स कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। अगर हम किसी भी एक कमोडिटी का कंटिन्यू कंजम्पशन करते रहें तो उससे मिल रही एडिशनल यूटिलिटी कम होने लगती है। सो डिमिनिशिंग यूटिलिटी की वजह से द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी सेज that the marginal utility curve is downward sloping. इस वजह से एडिशनल कंजम्पशन के साथ, अगर एडिशनल डिमांड के साथ अगर हमारी यूटिलिटी डिक्लाइनिंग है, डिमिनिशिंग है, दिस इज द रीजन व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट? जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देखा है, MU कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट? Why? Because the utility is diminishing. Due to this diminishing utility, the demand curve is also downward sloping. Next है इसमें इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट यानी लेट से जब कभी भी किसी चीज़ का प्राइस फॉल होता है, लेट से आपके पास 100 रुपये है और 10 रुपये के प्याज अब 5 रुपये हो गए। 10 रुपये में पहले आप कितने प्याज खरीद सकते थे? 10 प्याज खरीद सकते थे। अब प्राइस कम हुआ है, 5 रुपये हुआ है, तो अब इससे कितने प्याज खरीद सकते हो? 20 किलो। 100 रुपये थे, 10 रुपये दाम था जब 10 किलो, 100 रुपये है, अब 5 रुपये प्राइस हुआ तो 20 किलो। प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि आपका परचेजिंग पावर जो है बढ़ रहा है, इसे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? इनवर्स। पहले वाले में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मोर ऑफ अ कमोडिटी लेस द यूटिलिटी, इनवर्स। एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, इसीलिए इनवर्स रहा तो मैंने क्या थंब रूल कहा? डाउनवर्ड स्लोप। दूसरा क्या है? इनकम इफेक्ट। अगर चीज़ों का प्राइस बढ़ता है तो परचेजिंग पावर कम होती है, चीज़ों का प्राइस बढ़ता है तो परचेजिंग पावर कम होती है, चीज़ों का दाम कम होता है तो परचेजिंग पावर बढ़ती है। फिर से कैसा है? इनवर्स। इसीलिए इनकम इफेक्ट इज ऑल्सो रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कोई चीज़ अगर महंगी हो जाती है, कोई चीज़ महंगी हो जाती है
तो उसकी डिमांड कम हो जाती है क्योंकि लोग उसका सब्स्टिट्यूट लेने लगते हैं, राइट? समझ में आया? अगर चाय के दाम बढ़ गए तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि कॉफ़ी की डिमांड बढ़ने लगती है। इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। जो सब्स्टिट्यूट है लोग वो खरीदना चालू कर देंगे और उस वजह से है वो चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अगेन द डिमांड का विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट इज मल्टीपर्पज़ यूज़, राइट? जब कभी भी हम किसी चीज़ का इस्तेमाल मल्टीपर्पज़ के लिए करते हैं सो उसमें भी इन्वर्स रिलेशनशिप समझ में आता है। जब प्राइस बढ़ते हैं तो हम चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल बिजली का ले लो, अगर बिजली के दाम अगर कम हो गए तो हम बिजली हर वो जगह पे यूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर बिजली के दाम मान लो 10 रुपये के 20 रुपये यूनिट पर कर दिया तो ऐसे सिनारियों में हम लिमिटेड यूज़ करना चालू कर देंगे बिजली का, राइट? दाम कम होने से अनलिमिटेड डिमांड बढ़ रहा है और दाम कम होने से डिमांड बढ़ रहा है और दाम बढ़ने से डिमांड कम हो रहा है। इसे हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ यूज इफेक्ट। नेक्स्ट इज न्यू कंज्यूमर्स। अगर हम प्राइस कम कर दे, जैसे आईफोन के नए नए जब लॉन्च होते हैं तब ऊंचे प्राइस होते हैं, लेकिन पीछे पीछे से काफ़ी सस्ते मिले। जैसे अभी आईफोन 6 तो कौड़ी के दाम में मिल रहा है, ये जो वीवो ओप्पो है इनके दाम में मिल रहा है। तो जब उतना प्राइस कम होता है तो नए कस्टमर जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते अब वो अफोर्ड करने लगते हैं, इसीलिए ओवरऑल डिमांड बढ़ने लगता है। बातें समझ में आ रही है आपके? सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, multipurpose use and new consumer, these are all the reasons why the demand curve is downward sloping from left to right. इन सभी पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है कि there is a inverse relationship, और इन सभी inverse relationship की वजह से the demand curve is downward sloping from left to right. थंब रूल याद रखें, inverse relationship यानी downward sloping curve, direct positive relationship यानी upward sloping curve. So this is all we have on the law of demand and the reasons for downward sloping demand curve. Thank you so much.